हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का अगला अंक जिसका नाम है मैंने मारा ध्रुव को। सुपर कमांडो ध्रुव मारा गया, एक महान गाथा का अंत हो गया है। मुसीबतों को खुशहाली में बदल देने वाला शख्स, मजदूरों और कमजोरों की बाजुओं की ताकत, जुल्म का कट्टर दुश्मन और अपराधियों का काल बनकर उनके मौत का फरमान लिखने वाली हस्ती आज चिता के उस पार जा चुकी है। कैसे मरा ध्रुव यह कोई नहीं जानता है। यह खबर पूरी तरह से दबा दी गई है। जानता है तो सिर्फ एक शख्स, वह खलनायक या खलनायिका जिसने मारा ध्रुव को। पर वह कौन है जानना मुश्किल ही नहीं असंभव लगता है, क्योंकि हर बड़ा अपराधी यह दावा कर रहा है कि मैंने मारा ध्रुव को। अब झूठ बोल रहे हैं, बक रहे हैं, अपने आप को महांतित करना चाहते हैं। ध्रुव की जान इन हाथों ने ली है, ग्रैंड मास्टर रोबो के हाथों ने। जानना चाहते हो किस तरह हर खलनायक यही दावा कर रहा है रोबो। लेकिन मुझ पर वार करने की कोशिश मत करो, मुझको तुम छू भी नहीं सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हारा ना दुश्मन हूँ और ना ही तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं कौन हो तुम? मैं हूँ कंकाल तंत्र, एक महान योद्धा। मेरा शौक है हर युग में जाकर उस युग के योद्धाओं को मात देना। मैं कहाँ से आया हूँ यह मैं बताने की कोशिश करूँ अगर तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। बस इतना जान लो कि मैं यहाँ पर आया था इस युग के महान वीर सुपर पांडव ध्रुव को मात देने के लिए, उस शौर्य की जीती जागती मूर्ति को मात देने जिसको आज तक कोई झुका नहीं पाया। लेकिन मेरे यहाँ पर पहुंचने से पहले ही वह अजय योद्धा मारा गया है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसने मारा ध्रुव को। वैसे तो हर छोटा मोटा खलनायक भी यही दावा कर रहा है, लेकिन इस युग में सिर्फ 8 ही ऐसे महाखलनायक है जो यह काम करने की क्षमता रखते हैं और तुम उनमें से एक हो ग्रैंड मास्टर रोबो। मैंने एक अपराध अदालत बिठाई है जिसमें हर महाखलनायक अपना दावा पेश करेगा। सच झूठ को का फैसला मैं करूंगा और जिसका दावा सही पाया जाएगा उसको मैं दूंगा पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य करने की शक्ति। वह बनेगा परम खलनायक। तुम दोगे शक्ति और मुझे। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी पृथ्वी की सारी शक्तियां तुच्छ है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दौलत के ढेर लगा सकता हूँ, सोना एक इशारे में किसी भी चीज को हवा में मिला सकता हूँ। तुमको भी बस समझ गया, मैं चलने को तैयार हूँ। फिर आओ, बाकी खलनायक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ियों की वे चोटी जहाँ पर हेलीकॉप्टर तक नहीं जा सकता है, बादलों और कोहरे से ढकी हुई वह चोटी, और उस एक चोटी की एक गुफा के अंदर बैठी थी कंकाल तंत्र की क्राइम कोर्ट, जिसमें मौजूद थे इस दुनिया के 8 महाखलनायक और मौजूद थे पूरी दुनिया के माफिया बॉस जो सिर्फ उसी खलनायक की अधीनता स्वीकार करने को तैयार थे जिसने ध्रुव का खात्मा किया था। सभी बेताब थे अपने आप को ध्रुव का हत्यारा सिद्ध करने के लिए, ताकि वो बन सके परम खलनायक का खिताब पा सके और हासिल कर सके पूरी दुनिया पर राज्य करने की शक्ति, शांति। हर खलनायक को अपना पूरा पक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाएगी और उनसे जिरे करेगा मेरा रोबोट वायरट्रॉन। इसके अंदर पूरी पृथ्वी की सारी जानकारी भरी हुई है, इसलिए सावधान, तुम्हारे किसी भी झूठ को यह तुरंत पकड़ सकता है। अब मैं प्रधान खलनायक को अपनी शौर्य गाथा सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान धवनीराज। पहली गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। गुफा में छाई शांति को एक अजीब खरखराती मशीनी आवाज ने भंग किया। श्रीमान धवनीराज, हमने आपके द्वारा पहले से दिए गए लिखित बयान को पढ़ लिया है, फिर भी हम आपके मुख से आपकी शौर्य गाथा का विवरण सुनना चाहते हैं ताकि इस सभा में उपस्थित सभी खलनायक आपके पराक्रम को जान सके। बताइए, आपने महान योद्धा ध्रुव का अंत कैसे किया? अपनी प्राध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों से। धवनीराज का एक भी वार नहीं सह सका वह हाड़ मास का शैतान। लेकिन मेरी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, कई महीने पहले से, तब से जब मैं एक नारक जेल से रिहा हुआ। राजनगर को अपनी ध्वनि तरंगों से धूल में मिलाने की धमकी देकर 50 करोड़ रुपए हासिल करने का मेरा प्लान धूल में मिल चुका था और मेरी अल्ट्रासोनिक तोप अब किसी कबाड़ घर की शोभा बढ़ा रही थी। और यह सब सिर्फ एक शख्स के कारण हुआ, सुपर कमांडो ध्रुव के कारण। मेरे दिल में धड़कती बदले की लपटें आसमान को छू रही थी, लेकिन मैंने उस बदले की भावना को थोड़े समय के लिए दबा लिया था, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक ब्लास्टर का निर्माण करना था। उसके लिए मुझे जरूरत थी पैसों की, और पैसे मिलते हैं बैंक में। आज बैंक में कैश मंगाया है गर्दे 30 लाख रुपए सर। 2-3 दिनों का काम हो जाएगा इससे। लेकिन 2-3 दिनों का काम 2-3 मिनटों में ही हो जाना था। उफ, मेरा गिलास कैसे टूटा? बचिए सर, टेबल भी टूट रही है। मैनेजर और गर्दे की भयभीत नजरें चारों तरफ घूमकर एक अजीबोगरीब वस्तु पर चिपक कर रह गई थी, चमगादड़। और वह भी दिन में। ये सब इतना ही कह पाए क्योंकि तभी चमगादड़ की पूरी फौज ने
दड़दड़ाते या कहिए कड़कड़ाते हुए बैंक के अंदर प्रवेश किया था और पूरे बैंक में कहर बनकर टूट पड़े थे। मजबूत दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी थी। यह कमाल था उन चमगादड़ों के गले से निकलती प्राकृतिक अल्ट्रासोनिक तरंगों का, जिन तरंगों को मैंने उन चमगादड़ों के गले से एक छोटा सा यंत्र फिट करके घातक और विस्फोटक स्तर पर बना दिया था। और उन घातक तरंगों में सम्मिलित हमले के सामने बैंक लॉकर का मोटा स्टील दरवाजा भी टिक नहीं सका। 30 लाख रुपए के नोट अब खुले में पड़े हुए थे। उनको इंतजार था मेरा और मेरे आदमियों के हाथों में इतने बैगों का। मैं अपने बेशकीमती चमगादड़ों को बॉक्स के अंदर बंद करने में व्यस्त था और मेरे आदमी नोटों को संभालने में। इस सारी प्रक्रिया में सिर्फ 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन इतना समय शायद काफी था उस मुसीबत को मेरे सर पर टूटने के लिए। यह मैं कभी नहीं समझ पाया कि सुपर कमांडो ध्रुव हर घटना स्थल पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है। इस बार भी नहीं समझ पाया मैं। सुपर कमांडो ध्रुव, हाँ धवनीराज, तुम नारक जेल में 2 साल रहकर भी नहीं सुधरे, इसलिए इस बार मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम बूढ़े होने से पहले नारक जेल से बाहर नहीं निकल सको। ध्रुव एक आश्चर्यजनक इंसान था, फुर्तीला, शक्तिशाली और बुद्धिमान, विपरीत परिस्थिति में भी मौत को छकाने वाला इंसान। लेकिन था तो वह सिर्फ एक ही इंसान ही, फायर। मेरा ख्याल गलत था, वह इंसान नहीं था। कोई भी इंसान गोलियों की उस बौछार से बच नहीं सकता था। गोलियां एक बार चलनी जो बंद हुई तो फिर चल ना सकी। बंदूकें हाथों से छूट चुकी थी और गोलियों की जगह अब ध्रुव के वार हवा में उड़ रहे थे। कुछ समय तक मैं भी भौचका सा उस अद्भुत फाइटर के बिजली जैसे वारों को देखता रहा। मैं समझ गया था कि मेरे पास पैसे लेकर भागने के अलावा सिर्फ 1 मिनट का समय है, क्योंकि मेरे आदमी इससे ज्यादा देर तक ध्रुव के सामने टिक नहीं सकते थे। मेरा ख्याल फिर गलत था। मेरे आदमी सिर्फ 23 सेकंड तक ही ठहर सके। जरा सुनो तो धवनीराज, तुम्हारे खाते में जितना पैसा है उससे ज्यादा तुम निकाल कर ले जा रहे हो। अब पुलिस के यहाँ पर आने तक तुम चुपचाप पड़े रहो। इससे ज्यादा वह बोल ना सका, क्योंकि मेरा बैकअप यूनिट तैयार था और जब वह वायुसेना मेरे साथ पास थी तब तक मुझे कोई भी छू नहीं सकता था और ना ही कोई उस वायुसेना के हमले से बच सकता था। सुपर कमांडो ध्रुव भी नहीं। वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पहला ब्लास्ट उसको पूरी तरह से लग नहीं पाया और दूसरे बार को उसने अपने तक पहुंचने नहीं दिया। परंतु लाख कोशिशों के बाद भी ध्रुव मेरी अल्ट्रासोनिक चमगादड़ों से बच नहीं सका, क्योंकि चमगादड़ों की तादाद ज्यादा थी और वे हर तरफ से हमला कर रहे थे। ध्रुव जैसा भीषण योद्धा भी कुछ देर तक तो उनका सामना कर सकता था, लेकिन इस बार उसकी मौत निश्चित थी। दिल तो यही चाहता था कि मैं वहां पर रुककर ध्रुव की मौत का दिलकश नजारा देख सकूं, लेकिन मेरे पास सुनहरे दृश्य को देखने का वक्त नहीं था। अब पुलिस किसी भी समय वहां पर पहुंच सकती थी। मेरे आदमी भी होश में आ गए थे। मैं पैसा लेकर बैंक से भाग निकला और अपने अल्ट्रासोनिक लॉन्चर को बनाने की तैयारी में जुट गया। लेकिन श्रीमान धवनीराज, आपने अपने लिखित बयान में तो श्रीमान ध्रुव को मारने का कोई और तरीका लिखा था। हाँ, दरअसल आगे की कहानी मुझे बाद में मालूम हुई। अपने उस आदमी की जुबानी जो टांग टूट जाने की वजह से बैंक से भाग नहीं पाया था और जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। उफ, समझा, आगे सुनाइए। मेरी चमगादड़ों की फौज का हमला तो भीषण था ही, लेकिन उनका मुकाबला करने वाला भी उतना ही भीषण था। कभी ध्रुव चमगादड़ों पर भारी पड़ता तो कभी चमगादड़ ध्रुव पर हावी हो जाते। उफ, ये तो हर तरफ से हमला कर रहे हैं और मैं इस तरह से हमले से बच नहीं सकता हूँ। उसके कपड़े की चिथड़ों में से उसका बदन झांक रहा था। खून के लाल धब्बे पीली और नीली पोशाक पर चमक रहे थे। ध्रुव की मौत उसके सिर पर तांडव कर रही थी। बचने का एक ही रास्ता। अगले पल जो हुआ उसको देखकर मेरे आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। दांत दे उठा वह अपनी टांगे तोड़ने वाले के दिमाग को। ध्रुव ने बिजली की सी फुर्ती से उछलकर एक चमगादड़ को दबोच लिया। इन शैतानों से अगर कोई निपट सकता है तो वह उन जैसा दूसरा ही शैतान है। ध्रुव के शक्तिशाली हाथ चमगादड़ के परों को मरोड़ते चले गए। चमगादड़ के गले से एक बेहद बेआवाज अल्ट्रासोनिक चीख उबलती चलेगी और उस हर बेआवाज की चीख के साथ ध्रुव का शरीर भी घूमता चला गया था। अल्ट्रासोनिक चीखों के ब्लास्ट चमगादड़ों के शरीरों को चिथड़े उड़ाते चले गए थे और कुछ ही पलों में मैदान साफ था। मेरा दुश्मन एक बार फिर जीत गया था, पर यह जीत अधूरी थी, क्योंकि वह ना तो मुझे पैसा लेकर भागने से रोक पाया था और ना ही अल्ट्रासोनिक लॉन्चर बनाने से। पैसा अगर भरपूर हो तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। मेरा लॉन्चर तैयार होने में 1 हफ्ता भी नहीं लगा। अब सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आप उस अल्ट्रासोनिक लॉन्चर को फिट कहाँ पर करेंगे धवनीराज? यही तो सोचने की बात है लाला रुख। मैं इसको कहीं पर फिट करूं, वह शैतान का बच्चा ध्रुव फिर भी इसका पता लगा ही लेगा और फिर ये भी किसी कबाड़ घर में पड़ा मिलेगा। इसको किसी ऐसी जगह पर फिट करना होगा ताकि ध्रुव इस तक पहुंच ना सके। मिल गई लॉन्चर को फिट करने की जगह मुझे मिल गई है।
इस लॉन्चर को मैं सैटेलाइट यानी उपग्रह में चुपचाप फिट कर दूंगा, लाला रुख, ताकि मैं अंतरिक्ष से पूरी दुनिया को इसके निशाने पर ले सकूं। सैटेलाइट तो यहीं राजनगर के स्पेस सेंटर में रखी है, लेकिन उस तक पहुंच पाना असंभव है। पहरा बहुत सख्त है, क्योंकि सैटेलाइट के साथ साथ वहां पर चांद पर जाने वाले भारतीयों की ट्रेनिंग भी चल रही है। उस सुरक्षा घेरे को तोड़ना धवनीराज के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि किसी को यह भनक तक नहीं है कि स्पेस सेंटर में आज रात धवनीराज आ रहा है। स्पेस सेंटर, जहां पर हर समय कड़ी सुरक्षा का घेरा बना रहता है, लेकिन इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त थी, क्योंकि वहां पर चल रही थी दो महत्वपूर्ण योजनाओं ने स्पेस सेंटर का महत्व और बढ़ा दिया था। लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था को भेदना मेरे लिए बच्चों का खेल था। किसी को यह पता भी नहीं चल सका कि स्पेस सेंटर पर आज हमला हो रहा है। कम से कम मैं तब तक यही समझ रहा था, और मेरी सोच ना जाने क्यों हर बार गलत साबित हो रही थी, क्योंकि तभी पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। जरूर कहीं पर कोई अलार्म बज उठा है। तुम लोग सैनिकों को उलझाओ, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। किसी को पहले से ही इस हमले की खबर थी। यह क्या धवनीराज, चारों तरफ से सुरक्षा सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं। मेरे आदमी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए थे, लेकिन मैं उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्पेस सेंटर के अंदर भाग लिया, उस सैटेलाइट की तलाश में जिसने मुझे अपना अल्ट्रासोनिक लॉन्चर फिट करना था। मेरी उंगलियां लॉन्चर के बटन पर एक बार फिर जो दबी तो फिर हटी नहीं। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर के तीखे ब्लास्ट सैनिकों को तेज ब्लेड की तरह काटते चले गए थे। अचानक मेरी नजर उस शीशे के अंदर पड़ी। सैटेलाइट सामने चमक रही थी। मैं अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। मैंने जितनी तेजी से स्पेस सूट पहना, वह शायद स्पेस सूट पहनने का नया रिकॉर्ड होगा। दरवाजे का एयरलॉक खुलने लगा था, और मैंने अपने आप को एक बेहद रोमांचक माहौल में पाया। वह स्थान शायद एक प्रयोगशाला थी, और उसके अंदर चांद की सतह का हूबहू माहौल बनाया गया था। उबड़ खाबड़ सतह, काले अंतरिक्ष में चमकते सितारे, और पूरा वैक्यूम यानी हवा का कहीं नामो निशान तक नहीं था। ठीक वैसा ही जैसा असली चांद पर होता है। कमाल का दृश्य है। शायद चांद पर जाने वाले पहले भारतीय की ट्रेनिंग यहीं पर चल रही है। मैं सैटेलाइट की तलाश में नजर दौड़ाने लगा। सैटेलाइट कहाँ है? बाहर से तो यहीं पर दिख रही थी। तभी मेरे स्पेस सूट में लगे रेडियो फोन पर एक सर्द आवाज गूंज उठी। वह सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट का प्रेक्षित चित्र था धवनीराज। घूमते ही मेरी नजरें जिस पर पड़ी, उसको देखकर मेरे रीढ़ की हड्डी तक सर्द हो उठी थी। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे? मुझे तुम्हारी हर चाल का पहले से ही पता चल गया था धवनीराज, पर मैं तुमको यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। तुमको कैसे पता? उस चमगादड़ के जरिए जो मैंने बैंक में पकड़ा था, उस पर एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका कर मैंने उसे छोड़ दिया था। मुझे मालूम था कि उड़कर वह अपने घर वापस जाएगा, उसका घर यानी तुम्हारा अड्डा, और उस ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारी हर एक बात मैंने कमांडो हेड कमांडर के ट्रांसमीटर पर रिसीव हो रही थी। और अब मैं उस काम को पूरा करूंगा जो बैंक में अधूरा रह गया था। वह मुझसे कई मीटर की दूरी पर खड़ा था। मैं समझ नहीं पाया कि एकाएक इतनी लंबी छलांग उसने कैसे लगाई। उफ, क्या ध्रुव में कोई सुपर पावर आ गई? उफ, समझा, यह लेबोरेटरी चांद का प्रतिरूप है, इसलिए यहाँ का गुरुत्वाकर्षण चांद की शक्ति जैसा ही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का छठा भाग। इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी ऐसी ही छलांगे हुई। मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझ पर दूसरी टक्कर लगी। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा, और मेरा बदन उस वैक्यूम में उड़ता हुआ चट्टानों से जा टकराया। उफ, अगर मेरे स्पेस सूट में नोकीली चट्टानों ने एक भी छेद होकर दिया तो इस वैक्यूम में मेरे शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। लॉन्चर को सैटेलाइट में फिट करने का मेरा प्लान तो धूल में मिल चुका था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ध्रुव को भी उसी कृत्रिम चांद की धूल में मिलाने की ठान ली थी। मेरे सिर पर पागलपन सवार हो चुका था। मेरे हाथ मशीन की तरह चल रहे थे और हथेड़े की तरह वार कर रहे थे, लेकिन ध्रुव की भी सारी जिंदगी इन्हीं दाव पेचों के साथ गुजरी है। मैं उससे सीधी फाइट में कभी नहीं जीत सकता था। अब अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो यह नोकीला पत्थर तुम्हारे स्पेस सूट में घुस जाएगा धवनीराज, और इसके बाद तुम जानते हो कि क्या होगा। मैं हार मानने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र एक चीज पर पड़ी, और मैंने उस जबरदस्त खतरा मोल ले लिया था। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर मेरे हाथ में आ गया था, और इस बार मैं नहीं झिझका। मेरे हाथ बटन पर दबते चले गए थे, और मेरा अल्ट्रासोनिक ब्लास्ट ध्रुव के स्पेस सूट में छेद करता हुआ पीछे चट्टानों से जा टकराया था। और मेरे स्पेस सूट के रेडियो सुपर कमांडो ध्रुव की चीख गूंज उठी। उसकी आखिरी चीख। पहले उसके स्पेस सूट के चिथड़े उड़े, और फिर उसकी नसों में दौड़ता खून अपने रक्त दबाव के कारण नसों को फाड़कर बाहर टपकने लगा। उसके पूरे बदन की नसें गुब्बारे की तरह फट रही थी। कुछ देर तक तो वह भी एक जाबाज योद्धा सीधा खड़ा रहा, फिर उसके मुंह से खून की एक तेज उल्टी उगली और धीमी गति से गिरता उसका शरीर।
उस कृत्रिम चांद की तरह से जा टकराया। ध्रुव का बदन, मेरे दुश्मन का बदन, अपने ही खून में सरोवर मेरे सामने मृत पड़ा हुआ था। इससे ज्यादा खूबसूरत दृश्य से मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। और फिर अपना लॉन्चर तान कर लाश बिछाता हुआ मैं बाहर निकला। जो काम मैं सोचकर स्पेस सेंटर गया था, उससे कई गुना बड़ा काम मेरे हाथों से हो गया था। सुपर कमांडो ध्रुव मेरे हाथों मारा जा चुका था। कुछ पलों तक कोर्ट में सन्नाटा छाया रहा। फिर रोबोट के गले से एक हल्की सी खरखराहट उभरी। स्वामी कंकाल तंत्र, इनकी बैंक डकैती एवं स्पेस सेंटर पर हमले की कथा तो सच है। ये घटनाएं पृथ्वी के कई समाचार माध्यमों में आई थी, पर इनका श्रीमान ध्रुव को मारने का दावा झूठा है। मेरा दावा झूठा है, क्या बकता है? टीन के डब्बे, अभी तेरा पुर्जा पुर्जा हवा में उड़ा दूंगा। इसको तो मैं दोबारा जोड़ लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा पुर्जा पुर्जा उड़ गया तो उसे कोई नहीं जोड़ पाएगा। बोलो बायो ट्रेन। श्रीमान धवनीराज के अनुसार उन्होंने ध्रुव पर वैक्यूम यानी निर्वत में अध्वनि तरंगों से वार किया था, जो कि ये कहीं कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगे ध्वनि तरंगों का ही एक रूप है और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए गैस, तरल या ठोस किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। कोई भी ध्वनि तरंग वैक्यूम यानी निवार्त में चल ही नहीं सकती है। इसलिए श्रीमान धवनीराज का दावा खारिज किया गया। झूठा, मक्कार, ये मारेगा ध्रुव को। ध्रुव चीख भी दे तो ये चांद पर जाकर गिरेगा। धवनीराज, तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूंगा, फिलहाल तुम अग्नि द्वार के उस पार जाकर इंतजार करो। बायोट्रोन, अगले गवाह महाखलनायक को बुलाओ। महाखलनायक बोना वामन कृपा गवाही देने के लिए पधारे। दूसरी गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। श्रीमान बोना वामन, आपने सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे मारा? वह तो बेचारा खेल खेल में मारा गया। दरअसल उससे पंगा खुद ध्रुव ने लिया था। मैं नारका जेल से भागा तो उसने मुझे दोबारा नारका जेल पहुंचा दिया। मैं दोबारा वहां से भाग निकला। मेरा सारा सेटअप खत्म कर दिया था उसने। उसे दोबारा बनाने के लिए मुझे नशीली दवाओं का घटिया धंधा करने पर मजबूर होना पड़ा। मेरा प्लान शुरू हुआ राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के एक विशाल काय खोखले तने वाले पेड़ से, जिसके अंदर मैं स्मगल करके मंगाई हुई हेरोइन के पैकेट रखता था। नशीली दवाएं रखने के लिए उससे ज़्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। और उसके साथ साथ मैंने एक कंपनी खोली जो शहर के बड़े बड़े शोरूमों में बुतों यानी मैनक्वींस बड़े ही सस्ते भाव पर सप्लाई करने का काम करती थी। उनकी रखरखाव का जिम्मा मेरी कंपनी ने ही लिया था। ऊपर से देखने में वो बुत आम मैनक्वीन जैसे ही थे, लेकिन अंदर से उनकी छातियाँ खोखली थी और उनमें भरे थे हेरोइन के पैकेट। हर मैनक्वीन के लिए रोज एक कोड वर्ड सेट किया जाता था और ये कोड वर्ड में अपने ग्राहकों को पैसे देकर बताता था। एक कोड वर्ड एक बार बुत के कान में फुसफुसाने पर एक पैकेट बुत के हाथ में आ जाता था। नशीली दवा हेरोइन का पैकेट। धंधा जोरों पर चल रहा था। नोट बरस रहे थे और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। गड़बड़ बारिशों से शुरू हुई। पेड़ के अंदर रखे कुछ पैकेट फट भी जाते थे और उनसे नशीली दवाई निकलकर पेड़ के द्वारा सोख ली जाती थी। एक तो ये गरीबी में आटा गीला हो रहा था और ऊपर से वह अजीबोगरीब जंगली। एक दिन जब मैं खुद पेड़ के तने से माल लेने गया हुआ था तो मैंने देखा उसे। वह खोखले पेड़ को कुछ इशारे कर रहा था, बुदबुदा रहा था। पागल समझा मैं था मैंने उसे, लेकिन पागल वह ना था, पेड़ हो गया था। और साथ साथ शायद मैं भी। पेड़ अपने आप झूम झूम कर उस जंगली को मारने लगा। उसके बाद तो कमाल हो गया। जंगली ने कुछ इशारा किया और जमीन में लगी छोटी बड़ी बेलों ने अपने आप तेजी से बढ़कर पेड़ को अपने लपेटे में ले लिया था और पेड़ तेजी से हिलने लगा। उसके खोखले तने से हेरोइन के पैकेट चिटक कर बाहर गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने मेरा करोड़ों का माल मिट्टी में मिल रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। उन पैकेटों को छू मत मूर्ख। उस जंगली ने अपनी मौत खुद ही बुला ली थी। मेरा वार उसको जरूर 100 किलो के हथौड़े की तरह लगा होगा, पर उसमें गजब की जान थी, वह गिरा तक नहीं। ओह, तो तूने ही मेरे मित्र को नशीली दवाई पिलाकर उसे नष्ट करना चाहा था। तू शकल से ही दुष्ट लग रहा है। अब तू वनपुत्र के हाथों से नहीं बचेगा। वनपुत्र कह रहा था वह अपने आप को, और पेड़ों को अपना दोस्त। शकल और बातें दोनों से ही मूर्ख लग रहा था वह मुझको। मेरा वह दिन वाकई खराब था, जैसे कि मुझे अपने एक ग्राहक कांटों से बाद में पता चला। नंज डिपार्टमेंट स्टोर में रखे मेरे मैनक्वीन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। ऑटो के कोड वर्ड फुसफुसाते ही उसने एक साथ कई पैकेट फर्श पर गिरा दिए थे, और वह भी उस मनहूस दिन जिस दिन वहां पर उस शैतान का अवतार भी मौजूद था, सुपर कमांडो ध्रुव। यह तो ध्रुव पलक झपकते ही समझ गया कि वे पैकेट हेरोइन से भरे हुए, पर वह यह नहीं समझ पाया कि वे पैकेट कहाँ से गिरे थे। बोल, ये सारे पैकेट तू कहाँ से लाया है? किसको देने के लिए लाया है इनको यहाँ पर? पल भर के लिए तो है नशेड़ी कांटों भी बोझ का सा रह गया था, लेकिन कोई भी
नशेड़ी नशे के लिए जान से भी लड़ा देता है। देखो भाई बायोट्रॉन, कोशिश करना इंसान का फर्ज है और फिर पिटना पड़ता है तो पिटे, खास तौर से जब सामने वाले का नाम सुपर कमांडो ध्रुव हो और जब करारी मार पड़े तो जुबान खुद ब खुद खुल जाती है। काटो ने सब कुछ उगल दिया था, मेरा नाम और मेरे अड्डे का पता। यह बात मुझे तब तक पता नहीं थी जब ध्रुव के हाथ मेरे लाखों का माल लगने ही वाला था, पर मैं एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता हूँ। मैंने मैन क्वीन के अंदर एक सुरक्षा तंत्र लगा हुआ था और उसका पूरा शरीर गनमेटल से ढका हुआ था। ध्रुव ने एक ऐसे इंसान को छेड़ दिया था जिसे ध्रुव तो मार नहीं सकता था, लेकिन वह ध्रुव की जान ले सकता था। खैर मैं अपनी कहानी से भटक गया। फिलहाल तो मुझे अपनी जान की फिक्र करनी थी। वह जंगली वनपुत्र मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था और मैं अपने लाखों के माल को छोड़कर भाग नहीं सकता था। मैंने अपनी बेल्ट का बटन दबाया और मेरी बुलेट प्रूफ रबड़ की बनी स्पेशल पोशाक हवा से भरने लगी। अब मुझ पर वनपुत्र के किसी भी चाल का असर नहीं होने वाला था, लेकिन मेरी बुलेट प्रूफ रबड़ की गेंद उसका मुंह जरूर तोड़ सकती थी। वनपुत्र ने मुझे बेलों से बांधने की कोशिश की, लेकिन बेलें मुझे बांध नहीं पाई, क्योंकि बेलों के बांधते ही मैं हवा बाहर निकाल देता था और आज़ाद होते ही वापस हवा भरकर मेरा अटैक फिर शुरू हो जाता था। कुछ ही देर में वह जंगली चकरा कर गिर पड़ा। यह बहुत बड़ी सख्त जान है, कहीं यह मेरे सारे पैकेट बटोर पाने से पहले ही होश में ना आ जाए। इसे थोड़ी सी हीरोइन चखा देता हूँ। मैंने एक पूरा पैकेट उसके मुंह में उड़ेल दिया, लेकिन वनपुत्र मेरा पैकेट बटोरना खत्म होने से पहले ही होश में आ चुका था। आमतौर से इतनी डोज में एक आदमी मर जाता है, पर उसका नशा अब तक मौजूद था। अब और भी वह खतरनाक हो गया था। भागना ही सबसे उत्तम उपाय था। वनपुत्र ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ ही पलों में मैंने उसको पीछे छोड़ दिया था और राजनगर की तरफ बढ़ चला, जहाँ पर एक बुरी दूसरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। ध्रुव मैन क्वीन से बढ़ा हुआ था। चाहे ध्रुव मैन क्वीन पर वार करे या मैन क्वीन ध्रुव पर, चीख ध्रुव के ही मुंह से निकल रही थी। यह पूरा धातु का बना हुआ, इसलिए इस पर वार करने का मतलब अपना ही हाथ तोड़ना है। लेकिन इस धातु के ठोस शरीर में एक कमजोरी है, इसके शरीर के अलग अलग अंगों के जोड़। रास्ता समझ में आते ही ध्रुव ने मैन क्वीन पर वार करना शुरू कर दिया था। और अब चाहे मुझे बेवकूफ कहें बायोट्रॉन जी, लेकिन अगर दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव जैसा दिमाग वाला हो तो मुंह अपने आप भी तारीफ करने के लिए खुलने लगता है। कमाल का दिमाग लगाया था उसने। हर शक्तिशाली वार के साथ साथ मैन क्वीन का एक एक अंग बिखरता चला जा रहा था। कुछ ही देर में मेरे मैन क्वीन के अलग अलग अंग सड़क पर बिखरे पड़े थे। अब काटो को भी अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन अभी मौका था भागने का। वह तेजी से एक तरफ भागा, लेकिन भाग नहीं पाया, क्योंकि अब उसके पैर जमीन पर नहीं थे। जंगली वनपुत्र मेरा पीछा करते करते राजनगर तक आ पहुंचा था और अब वह नशे में था। तबाही फैला दो। आगे का घटनाक्रम देखने से पहले काटो बेहोश हो चुका था, लेकिन तब तक मैं अपने अड्डे पर पहुंच चुका था और वहां पूरा दृश्य मुझे अपनी वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा था। मैंने मैन क्वीन की आंखों में फिट किए कैमरे के जरिए। ध्रुव शायद उस जंगली को पहले से ही जानता था। वनपुत्र क्या कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन वनपुत्र तो हेरोइन के नशे में मस्त था। वह भला ध्रुव को क्यों पहचाने लगा। हमला, ये मुझ पर दुष्ट बोने तक पहुंचने से रोकना चाहता। उफ, ये इसमें होश में नहीं है, मुझे पहचान तक नहीं रहा है। ऊपर से ये जड़ें मुझको बांधने के लिए बड़ी चली आ रही हैं और इन जड़ों को रोक पाने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है एक रास्ता है। अब सोचा बायोट्रॉन जी कि वह रास्ता क्या हो सकता है। नहीं समझ पाए ना? अरे वह रास्ता अगर हम तुम सोच सकते तो हमारा नाम सुपर कमांडो ध्रुव हो जाता। कमाल का रास्ता सोचा था पट्टे ने। ये जड़ें वनपुत्र की आवाज और हाथों के इशारे का आदेश मानती हैं। अगर मैं उन इशारों को ही रोक दूं तो ये जड़ें अपने आप रुक जाएंगी। नंज डिपार्टमेंट स्टोर के शोरूम से गिरे कपड़े उठा लिए थे ध्रुव ने और लपक पड़ा था उस जंगली की तरफ। जंगली था तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन ध्रुव के शक्ति के साथ साथ फुर्ती भी थी। वनपुत्र के वारों को छकाते हुए उसने उसके मुंह पर रुमाल बांध कर कस दिया। वनपुत्र की आवाज बंद हो चुकी थी और इससे पहले कि वनपुत्र हाथों से रुमाल हटा पाता, ध्रुव ने उसके हाथों को फौलादी शिकंजे में जकड़ दिया था। अब वनपुत्र बेबस था, लेकिन यह घटनाक्रम मेरी पसंद के विपरीत था, क्योंकि इस वक्त वनपुत्र नशे की हालत में ध्रुव की जान ले सकता था और उससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकती थी। इसलिए मुझे तो वनपुत्र का साथ देना ही था, क्योंकि सही ना सही। भाई बायोट्रॉन आगे बोलिए श्रीमान बोना वामन। बड़े रूखे रोबोट हो यार। हाँ, तो मुझे वनपुत्र की मदद करनी थी और यह तो मैं 25 बार बता चुका हूँ कि बोना वामन एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता ही है। मैंने मैन क्वीन का हर अंग अपने आप में एक स्वतंत्र यूनिट थी और उन अंगों ने ध्रुव को कसकर दबोच लिया था। बड़ी मजेदार लड़ाई हो रही थी बायोट्रॉन।
ध्रुव एक अंग को दूर झटकता था तो अगले ही पल वह अंग उछलकर फिर उसके ऊपर वार करने लगता था। उफ, यह मैन क्वीन तो बहुत खतरनाक है। वैसे भी अगर वह नशेड़ी मुझे ना बताता तो भी अपने आप समझ आता कि ये पुत्र वामन का ही बनाया हुआ है। ऐसा काम सिर्फ वही कर सकता है। ऐसे मैन क्वीन शहर में कई जगह पर होंगे, उनको अलग अलग रोक पाना असंभव है। इनको रोकने का सीधा सा एक तरीका है वोना वामन को ढूंढना और उससे इस बुत को नष्ट करवा देना। लेकिन अभी तो मैं इन अंगों से ही छूट नहीं पा रहा हूँ और मुझे वनपुत्र को भी तबाही करने से फैलाने से रोकना होगा। एक रास्ता समझ में आ रहा है कि मैं उन अंगों और वनपुत्रों को आपस में लड़ा दूं। ये दोनों एक दूसरे को तबाही फैलाने से रोक सकते हैं और तब तक मैं वोना वामन के अड्डे पर पहुंचकर उसके इन मैन क्वीन को नष्ट करने पर मजबूर कर दूंगा। ध्रुव के सधे हुए झटकों ने मैन क्वींस के अंग एक एक करके उड़ते हुए वनपुत्र के बदन से जा चिपके। क्योंकि मेरा सारा ध्यान ध्रुव पर था, उसने सीढ़ी से मुझे वोना वामन के अड्डे का पता बता दिया था। मुझे उस तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सब मामला गड़बड़ हो गया था। ध्रुव को मार पाना तो दूर रहा, अब वह मेरी तरफ ही आ रहा था। समय बहुत कम था। यह तो भला हो मेरी कि मैं एक नया ट्रिक हमेशा बचा कर रखता हूँ और मेरी इस बार की ट्रिक बस पूछो नहीं, वायोट्रॉन बहुत खतरनाक थी। ध्रुव समझ रहा था कि मैं मेरे अड्डे में चुपचाप पहुंच रहा है, लेकिन चप्पे चप्पे पर लगे वीडियो कैमरे मुझे उसकी हर हरकत की खबर दे रहे थे। वह ठीक वहीं पर आ रहा था जहां पर मैं उसका इंतजार कर रहा था। वेलकम मिस्टर ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव। स्वागतम कुसामदीद वोना वामन। खैर कर, मैंने तुमको ढूंढ ही लिया है। अब तुम बचकर नहीं जा सकते हो गलत, क्योंकि अब तुम बचकर नहीं भाग सकते हो। ध्यान से देखो कि इस वक्त तुम कहाँ पर खड़े हो। इस वक्त तुम वोना वामन के प्रिय खेत सांप सीढ़ी पर खड़े हो ध्रुव, और यह पूरी सांप सीढ़ी चुमकी लोहे की बनी हुई है जिसने तुम्हारे जूतों को चिपका कर रखा हुआ है। दरअसल यहाँ पर आते समय कॉरिडोर में फैला हुआ लोहे का चूड़ा तुम्हारे जूतों के सोल से चिपक गया है और उसी ने तुम्हारे पैरों को जकड़ रखा है। तुम हिल नहीं सकते हो ध्रुव। ना 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 ना, जूतों को उतारने की कोशिश मत करना। इस लोहे की बनी सांप सीढ़ी में तेज करंट दौड़ रहा है। तुम्हारे जूते के खोल नहीं तुमको करंट लगने से बचाया हुआ है। पर घबराओ मत, मैं खेल में बेईमानी नहीं करता हूँ ध्रुव। तुमको सो तक पहुंचकर यानी मुझ तक पहुंचने का पूरा मौका मिलेगा। देखो तुम्हारे बगल में डॉट दसी हुई है, उस डॉट से तुमको उस घूमते चक्कर पर निशाना लगाना है। जिस नंबर पर डॉट घुसेगा तुम्हारे पैरों के नीचे का प्लेटप्रूफ तुमको उतने ही घर चलने पर मजबूर करेगा। पर ध्यान रहे, इस सांप वाले घर पर एक ऐसा खतरनाक खतरा मौजूद है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है, तुम भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। सांप के मुंह में गिरने का मतलब है एक निश्चित मौत। चलो खेल शुरू करते हैं। अगर मैं यह खेल खेलने से इनकार कर दूं तो मैं 10 मिनट बाद अपने सारे मैन क्वीन को शहर में तबाही मचाने के लिए छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास मुझ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 मिनट है सुपर कमांडो ध्रुव। खेल से ज्यादातर जोर तो मेरे डायलॉग थे। ध्रुव के पास खेल खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। प्लेटफॉर्म ने ध्रुव को 4 कर आगे उछाल दिया था। अब अगर मैं 2 पर निशान लगा दूं तो निशाना 2 पर ही लगा तो मैं 7 पर पहुंच जाऊंगा और 7 पर सीढ़ी होती है। मैं खेल एकदम परफेक्ट बनाया था बायोट्रॉन ने, नो बेईमानी। सीढ़ी ने ध्रुव को 26 पर पहुंचा दिया था। ध्रुव का निशाना अचूक था। डॉट धसती जा रही थी और ध्रुव कभी उछलकर कभी सीढ़ियों के रास्ते 100 नंबर की तरफ बढ़ रहा था। वह कब 71 नंबर तक आ गया। उसका अगला नंबर था 73, पर मैं जानता था कि डॉट 2 पर कभी नहीं घुसेगी। बायोट्रॉन जी, क्या मतलब खतरनाक घर, लंबा सांप? नहीं तो बाद में कहोगे कि आप तो झूठ बोल रहे हो श्रीमान वोना वामन। हाँ तो डॉट 4 नंबर पर आ जाता सी और ध्रुव का बदन उड़ता हुआ 73 नंबर वाले सांप को पार करता हुआ 75 नंबर की तरफ बढ़ने लगा था। वह 75 नंबर वाला सांप यानी मेरे आदमखोर वीनस मक्खी चूसे पौधे को लगभग पार कर चुका था। लेकिन वोना वामन एक नया ट्रिक बचा कर रखता है। ध्रुव का बदन हवा में ही लटका रह गया था। है सुपर कमांडो ध्रुव, बुरा मत मानियो यार, तेरे जैसा खिलाड़ी हो तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी ही पड़ती है। अब मैं इस रस्सी को धीरे धीरे नीचे करूंगा ताकि मेरा भूखा आदमखोर पौधा तेरा एक एक कंग करके चबा जाए। ध्रुव का बदन धीरे धीरे नीचे आने लगा और भूखे पौधों का गुलाबी मुंह फैल गया था। ओह वाह, क्या सीन है। ऊपर से मुझे उस मुंह के अंदर लार की कुछ डोरियां साफ नजर आ रही थी। लेकिन बायोट्रॉन जी, तभी एक चिल्लाहट हवा में उभरी, ठहर जाओ, और पौधे का मुंह बंद हो गया था। वह दुष्ट जंगली वनपुत्र वहां पर आ पहुंचा था और उसका नशा भी अब उतर चुका था। वनपुत्र, हाँ मैं ध्रुव,
तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए हे जंगली? तुझे तो मेरे बुत के अंगों ने पकड़ रखा था। अच्छा, तो वे लोहे के उड़ते हाथ तेरे बनाए हुए थे। तू सचमुच महादुष्ट है। तेरे लोहे के हाथ वनपुत्र पर भारी नहीं पड़ सकते थे, क्योंकि वनपुत्र के तो लाखों हाथ हैं। मेरी एक एक जड़ों ने मेरे एक एक दांतों के उड़ते अंगों को जकड़ लिया था। नशा उतरने के बाद मुझे एक पेड़ ने बताया कि ये अंगूर तक एक लड़के ने फेंके थे। पेड़ ने बताया, मुझे तो लगता है कि तो मेरा नशा अभी तक नहीं उतर रहा है। लड़के का हुलिया सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि वह लड़का सिर्फ मेरा मित्र सुपर कमांडर ध्रुव हो सकता है। गलती मेरी ही थी बायोट्रेन की। उस जंगली से बात करने के चक्कर में मेरा ध्यान ध्रुव से हट गया था, पर मैं जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। बस फिर मैं पेड़ पौधों से ध्रुव के जाने का रास्ता पूछते पूछते यहाँ तक पहुंच चुका, और उतनी ही देर में ध्रुव ने अपने आप को आजाद कर लिया था। और इससे पहले कि मैं कोई ट्रिक चल पाता, ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ 100 नंबर की तरफ लगभग चुका था। लेकिन वो मना वामन तो है ही, एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है, और मैं एक नंबर पीछे खिसक गया। ध्रुव का बदन 100 पर आ गिरा, और गिरते ही प्लेटफॉर्म के नीचे लगी स्प्रिंग उसको एक जोरदार झटके से दरवाजे के पार उछाल दिया, और दरवाजे के उस पार, अब कैसे बताऊं, बड़ा ही खतरनाक लेकिन सुंदर दृश्य था। दरवाजे के उस पार तेजाब का कुंड था। पहले ध्रुव की खाल गली, और फिर मांसपेशियां, और फिर हड्डियां तक गल गई थी। तेजाब के कुंड में सिर्फ हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। मैं वहां पर रुककर उन हड्डियों का गलना भी देखता, लेकिन उस जंगली के डर से रुक नहीं पाया, और सांप सीढ़ी के नीचे लगे एक्सलेटर द्वारा वहां से भाग निकला। बस भाई बायोट्रेन, ऐसे खेल खेल में भी ध्रुव बेचारा मेरे हाथों से मारा गया। कुछ पलों के लिए एक बार फिर सन्नाटे का साम्राज्य कोर्ट पर छा गया था, और फिर रोबोट की मशीनी आवाज ने उस खामोशी को भंग किया। तो श्रीमान वोना वामन, आपने सुपर कमांडो ध्रुव को सांप सीढ़ी नामक खेल पर मारा। हाँ जी बायोट्रेन जी, इनकी कथा में कुछ सच्चाई तो है स्वामी कंकाल तंत्र। जैसे बुद्ध से श्रीमान ध्रुव का युद्ध, रहस्यमय वनपुत्र का राजनगर में तबाही फैलाना, परंतु सांप सीढ़ी। देखिए श्रीमान वोना वामन, यही होता है ना सांप सीढ़ी का खेल। इस खेल के विषय में मेरे कंप्यूटर चिप्स में बहुत थोड़ी जानकारी भरी हुई है। स्वामी जरा सांप सीढ़ी नामक खेल को कृपया दिखाइए। हाँ हूबहू ऐसा ही होता है भाई बायोट्रेन। मुझे खेत के साथ कहना पड़ता है स्वामी की श्रीमान वोना वामन का दावा सरासर झूठा, मेरा दावा झूठा है। हाँ, आपने कहा था श्रीमान ध्रुव, जब आप पर कूदे तो आप 100 नंबर पर खड़े थे, और जब वे कूदे तो आप एक घर पीछे खिसक गए। लेकिन एक घर पीछे तो 99 होता है, और 99 पर सांप होता, सांप यानी खतरा। तो ऐसा खतरा जिसे आप भी बच नहीं सकते थे। तो मैं 2 घर पीछे हट गया हूँ और आगे बढ़ गया हूँ। अब मुझे इतना ध्यान थोड़े ही है ना, 2 घर पीछे हटने पर भी आपको 99 पार करना पड़ता, और आगे बढ़ने का मतलब तेजाब के कुंड में गिरना होता। आपका दावा दोनों तरफ से ही झूठा है। सच्चाई क्या है खलनायक वोना वामन? हाँ, ध्रुव की मुझ पर कूदने की बात सच है। फिर मैं एक्सीलेटर द्वारा भाग निकला था, वहां पर कोई तेजाब का कुंड नहीं था ही नहीं। अब मैं तुमको वह ट्रिक दिखाता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। अग्नि द्वार, उसके पार जाकर देखो कि वह ट्रिक क्या है। बायोट्रेन, अगले गवाह को बुलाओ। अगली गवाही हमारी ब्लैक कैट, कृपया गवाही देने के लिए पधारे। तीसरी दवाई, मैंने मारा ध्रुव को। कोर्ट में इस बार सन्नाटे के बजाय फुसफुसाहट गूंज रही थी। यह तो हो ही नहीं सकती है। सब जानते हैं कि ध्रुव की दोस्त है और हमारी दुश्मन है। ये ध्रुव को क्यों मारेगी? शांति, खलनायक को शांति। बायोट्रेन, बयान शुरू करवाओ। हाँ तो कुमारी ब्लैक बेल्ट, आपने श्रीमान ध्रुव को कैसे मारा? मैं उसे जानबूझकर नहीं मारा। उसका मरना एक दुर्घटना थी। वह मेरे हाथों गलती से मारा गया। उस दिन मैं अपने काम से लौट रही थी। रात का अंधेरा घिरने लगा था, सड़क भी सुनसान थी कि तभी मेरे पीछे एक जोरदार धक्का लगा, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तेज लाइट ने मेरी आंखें पल भर के लिए चौंधिया दी थी। एक गाड़ी की घाघराहट सन्नाटे में गूंज उठी, और पलक झपकते ही लोहे के वे गर्म टुकड़े हवा में उड़ने लगे, जिनको सब लोग गोलियां कहते हैं। उस भागते आदमी के जिस्म में कम से कम 2 किलो लोहा तो धंस गया होगा। मैं तेजी से उसकी तरफ लपकी। कौन थे वे लोग? क्यों मारा उन्होंने तुमको? मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था। ये सोने के स्मगलर हैं। किसके आदमी हैं ये? किसके? आईजी राजन और सोने का स्मगलर। यकीन नहीं होता है, लेकिन मैंने नाम तो एकदम साफ सुना है। मुझे अपने शक की पुष्टि करनी होगी, और इसकी पुष्टि करेंगे। मेरे दिमाग के कई बम एक साथ फट रहे थे, और आगे वह कुछ नहीं बता पाया। वह मर चुका था। गाड़ी में सवार थे वे हत्यारे। मेरे लिए जमीन पर चलने से ज्यादा आसमान, छतों और विंडोरों पर कूदना आसान था। 3 किलोमीटर दूर
मैंने उस कार को जा पकड़ा। हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने का समय नहीं था और फिर वे गुंडे भी खतरनाक थे। किसी की भी जान लेना उसके बाएं हाथ का काम था, लेकिन मेरे लिए किसी की जान लेना चुटकी बजाने जैसा काम था। दरअसल कुत्तों के साथ कुत्तों की बोली है बोलनी पड़ती है। यह हमको कुत्ता कह रही है। इस 2 टके की छोकरी की ये हिम्मत। मुझे तो इसका बयान शुरू से झूठ लग रहा है। हाँ, सभी जानते हैं कि आईजी राजन से ज्यादा ईमानदार पुलिस वाला कभी पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ खलनायिका ब्लैक बेल्ट, हम तुम्हारे आपत्तिजनक शब्दों पर पाबंदी लगाते हैं। तस्करों के लिए कुत्ता शब्द का प्रयोग न किया जाए, ठीक है? आइंदा मैं कुत्ते की जगह तस्कर कह लूंगी। मैंने उन गुंडों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। भागने की कोशिश मत करना, तुम भाग नहीं पाओगे। अब बताओ, तुम उस आदमी को क्यों मारा? बताओ। हमने किसी को नहीं मारा, तुमको गलतफहमी हुई है। मेरी उंगली ने एक हरकत की और उस गुंडे की चीख सोए हुए पेड़ तक को खपा देने के लिए उठ गई थी। अब बताओ, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? वह पहले हमारा आदमी था, फिर गद्दार बन गया। पुलिस के पास मुखबरी करने जा रहा था। हमको बॉस ने उसको मारने का ऑर्डर दिया, हमने मार दिया। तुम्हारा बॉस कौन है? तुम्हारा बॉस? हमने बताया तो वह हमको भी मार डालेगा। बताओ। आईजी राजन। खून मेरे सिर में चढ़ गया था, मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। मेरा शक यकीन में तब्दील हो चुका था। अपराधियों में से तो मुझे वैसे भी सख्त नफरत थी, लेकिन ऐसा पुलिस वाला जो अपराधी हो उसको तो मैं जिंदा तक नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उन गुंडों को अपने साथ ले जाने की ठान ली थी। फिर मेरे पास आईजी राजन के खिलाफ इकलौते सबूत थे, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको अपने साथ ले जा पाती, रोशनी से मेरा बदन नहा गया था। ब्लैक कैट, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक जादुई आवाज हवा में तैर उठी। मेरा पूरा बदन सिहर उठा, डर से या रोमांच से मुझे पता नहीं था। सुपर कमांडो ध्रुव की शख्सियत ही ऐसी थी। ये लोग कौन हैं? सोने के तस्कर। और समझा, और तुमने इनको पकड़ लिया है। वह मैं इनको पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। मैं उन गुंडों को पुलिस स्टेशन जाने नहीं दे सकती थी। वहां पहुंच जाने पर इनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। मैं इनको पकड़ा नहीं है मिस्टर ध्रुव, ये मेरे आदमी है। ओह, तो अब तुम सोने की तस्करी करने लगी हो? तब तो मुझे तुमको भी पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। कोशिश कर लो मिस्टर ध्रुव, पर शब्द लगा लो, नाकाम रहोगे। ध्रुव के साथ कई समस्याएं थी, जैसे किसी की जान न लेकर की कसम और लड़कियों पर हाथ ना उठाने की कसम। लेकिन एक कमजोरी मेरी भी थी। सुपर कमांडो ध्रुव सभी की तरह मेरा भी आदर्श था। मैं उस पर कोई खतरनाक वार नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं ध्रुव से जीत नहीं सकती, क्योंकि ध्रुव को वार बचाने के अलावा कई तरीके आते थे। फायर हाइड्रेंट से निकली पानी की मोटी धार ने के भीषण धक्के ने मुझे पीछे धकेल दिया। मैं पलट कर वार कर पाने से पहले ही बिना हाथ लगाए हारने के लिए मैं ध्रुव की कैद में थी। मैंने सबसे पहले नजर घुमाकर उन तस्करों की तरफ देखा। वे भाग चुके थे। अब ध्रुव से और लड़ने का कोई मतलब नहीं था। हमारी तुम्हारी लड़ाई खत्म ध्रुव। अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे उन सोने के तस्करों के बॉस को खत्म करना है। लेकिन जाते जाते तुमको एक बात बता देना चाहती हूँ, इस गैंग का लीडर तुम्हारा एक बहुत करीबी आदमी है। उसे बचा सको तो बचा लो। ध्रुव को कई सवालों के सागर में डोबा उतरता छोड़ मैं अंधेरे में गुम हो गई थी। उस पर बात मुझे बाद में पता चली कि हमारी पूरी बातचीत को बड़े ध्यान से कोई सुन भी रहा था। मेरा अगला कदम आईजी राजन को खत्म करने का प्लान बनाना था और उसके लिए उसके घर पर नजर रखना बहुत जरूरी था। उसके घर पर, यानी ध्रुव के घर पर। आखिर ध्रुव आईजी राजन का बेटा था। मेरा पावरफुल टेलीस्कोप मुझे उस घर का एक एक दृश्य दिखा रहा था। ध्रुव और उसकी छोटी बहन के बीच मीठी मीठी लड़ाई हो रही थी। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और उनके होठों का हिलना मुझे बता रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। तू करके देख, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। क्या हो सकता है भाई और क्या नहीं हो सकता है, जरा मुझे भी तो बताओ। शाम के 7 बजे किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? पापा देखो ना, भाई रात रात भर बाहर रहता है। इसको घर पर रहने को बोलो ना, नहीं तो आज से मैं भी बाहर जाऊंगी रात भर के लिए। अकल की दुश्मन, मैं तो गश्त लगाने के लिए रात भर बाहर रहता हूँ। आज से मैं भी गश्त लगाऊंगी। तू किस लिए गश्त लगाएगी? तुम किस लिए गश्त लगाते हो? मैं तो गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए गश्त लगाता हूँ, तो मैं भी उनको पकड़ूंगी। हा हा हा। तू, अरे किससे डर के घर भागते नहीं छोड़ते हैं? तो मैं डरपोक हूँ, कमजोर हूँ किसी से? अरे हाथ भी हिला दूं तो 10-12 गुंडे तो ऐसे ही जमीन पर चाट जाएंगे। माँ गपी थी ध्रुव की बहन, और वह 2-3 की हाँकती थी रहती थी। अगर बीच में ना बोल उठता वह बहरूपिया आईजी राजन। अच्छा, खामखा की बहस रहने दो।
सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, जरा फायर प्लेस में आग जलाने का इंतजाम तो करवाओ, मैं यहीं बैठकर चाय पीऊंगा। मुझे धीरे धीरे आईजी राजन की दिनचर्या का पता चलने लगा था। आईजी राजन शाम को लगभग 7 बजे घर आता था, फायर प्लेस में आग जलवाता था और उसके सामने बैठकर चाय पीता था। उसको खत्म करने का वही सबसे अच्छा समय था। मेरे दिमाग में उसको खत्म करने का एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा था। समस्या सिर्फ एक थी, ध्रुव। मैं ध्रुव को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन शाम 7 बजे ध्रुव घर पर ही होता था और उस वक्त बगैर ध्रुव को खत्म किए आईजी राजन को खत्म करना असंभव था। इसी समस्या का हल सोचते सोचते एक दिन जब नजर रखने के बाद वापस लौट रही थी तब, अरे यह क्या, कोई टॉर्च से मोर्स कोड से सिग्नल दे रहा है और उस सिग्नल का मतलब है ब्लैक कैट बचो। बिजली सी फुर्ती से उस जगह पर थी, लेकिन अरे वहां पर तो कोई भी नहीं है, हिलना मत वरना तुम्हारे बदन को जयपुर का हवा महल बना दिया जाएगा जिसमें खिड़कियां ही खिड़कियां होती है। मैंने और आगे सुनने का इंतजार नहीं किया। मेरा फिल्मी डायलॉग सुनने का मूड नहीं था। मेरा मन था चीखें सुनने का और कराहें सुनने का और हड्डियों की आवाजें टूटने सुनने का। मैदान साफ होने में कुछ ही मिनट लगे और मैं उन गुंडों से उस बदतमीजी का कारण पूछ ही रही थी कि ओह वाह 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 वाह, जो देखना चाहता था वह देख लिया मैंने। कौन हो तुम? मैं आपका गुलाम हूँ मैडम ब्लैकेट, और मेरे आदमी भी आपके ही गुलाम हैं। तो फिर मुझ पर हमला क्यों? आपकी शक्ति को परखने के लिए मैडम। हम सब आज राजन के आदमी हैं। मैं ही डिप्टी ली हूँ गोपाल। हम सब आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। तो आत्मसमर्पण तो पुलिस के सामने किया जाता है और पुलिस का सबसे बड़ा अफसर ही हमारा बॉस है। अब अगर उसके रास्ते से हटे हम आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकते। अगर आप उसे रास्ते से हटा दे तो हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। मेरे दिमाग में तुरंत एक बिजली की खूंद उठी। शाम को 7 बजे ध्रुव को घर से बाहर करने का रास्ता मुझे समझ में आ रहा था। आईजी राजन को तो मैं रास्ते से चुटकी से बजाते ही हटा दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक डकैती डालनी पड़ेगी डायमंड एक्सचेंज सेंटर में शाम के 6:45 बजे। खबरदार कोई भी हिलने की कोशिश ना करे। डकैती डालते हुए 1 मिनट हो चुका था और मेरी बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। एक मिनट मेरे लिए भारी पड़ रही थी। खतरे का अलार्म तो निश्चित ही तौर से बज चुका होगा। ध्रुव अब तक क्यों नहीं आया? मेरी पलक आधे सेकंड के लिए झपकी होगी कि पूरा दृश्य ही बदल गया। सुपर कमांडो ध्रुव घटनास्थल पर आ चुका था। प्लान के हिसाब से मुझे वहां से तुरंत आईजी राजन के घर की तरफ रवाना हो जाना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मंत्रमुग्ध हो गई थी मैं। सुपर कमांडो ध्रुव वह बेमिसाल एक्शन पैक फाइट थी। बिजली भी शायद उसकी फुर्ती के सामने मात खा जाए और गोलियां तो उसके अगल बगल से ऐसे गुजर रही थी जैसे कि उसको पहचानती ही नहीं। अचानक मुझे ध्यान आया, उफ, मुझे तो आईजी राजन को खत्म करना है और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। ध्रुव को अभी 1-2 मिनट का समय लगना था और आईजी राजन का घर डायमंड एक्सचेंज से ज्यादा दूर नहीं था और उसके घर पर सिर्फ 2 सिपाहियों का मामूली सा पहरा था। उनकी नजर बचाकर छत पर पहुंचना मामूली बात थी मेरे लिए और छत पर पहुंचकर मुझे गुम हो जाना था फायरप्लेस की चिमनी के अंदर। डायनामाइट की छड़ें 7 बजने ही वाले थे। आईजी राजन घर पहुंच चुका था। घर के बाहर उसकी गाड़ी मैंने खड़ी देखी थी और फिर एक धमाके के साथ फटेगा डायनामाइट और उसी के साथ फट जाएगा आईजी राजन का शरीर। मेरा प्लान पूरा हो चुका था। अब धमाका होने से पहले मुझे वहां से भाग निकलना था, लेकिन लाख सतर्कता के बावजूद भी कौन हो तुम, रुक जाओ, उसको छोड़ना मत। राम सेवक, यह आईजी राजन साहब के घर के अंदर से आई है। मुझे रोककर उन सिपाहियों ने अपनी जान के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। आईजी राजन की बेटी मुझे देख रही थी, लेकिन शायद डर के मारे वह चिल्ला तक ना पाई। मैं वहां से भाग निकली, लेकिन सिर्फ 2 कदम तक। मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हुई थी चंडिका। तुम यहाँ? हाँ, मैं तुमसे पूछने आई थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। रिपोर्ट लिखवाने आई थी मैं। चंडिका भी एक अनोखी लड़की थी। कौन थी यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन थी वह अपराध की दुश्मन। मैं थी एक अपराधी। उसको कुछ समझ पाने का समय मेरे पास नहीं था। वहां से जल्दी भाग निकलना मेरा मुख्य उद्देश्य था, पर चंडिका का मुख्य उद्देश्य मुझे रोकना था। लेकिन यह मैं समझ रही थी कि उसे साफ सुथरी लड़ाई लड़कर जीतना असंभव है। लगता है कि अब मुझे तेरी लाश पर से गुजरना होगा चंडिका। उसके लिए तुमको कम से कम 50 साल इंतजार करना पड़ेगा ब्लैक बेल्ट। उससे पहले मरने वाली नहीं हूं मैं। वैसे तुमको इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ही ध्रुव को सिग्नल भेजकर यहाँ बुला लिया है कि वह तुमको ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। वह आकर खुद ही पता कर लेगा कि तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या था। उसके आने तक मैं यहाँ से उड़न छू
ब्लैक एट चंडिका रुक जाओ। आवाज कानों में पड़ते ही मेरे शरीर फिर से सिरन दौड़ गई थी। ध्रुव एक और लड़ाई जीत कर वापस आया था। मुझे इस गोपाल ने सब कुछ बता दिया है ब्लैकेट। तुमको जबरदस्त गलतफहमी हुई है। यह है सोने के स्मगलर का बॉस आईजी राजन, यानी इलिया गोपाल राजन। इसके आदमी ने हमारी और तुम्हारी लड़ाई के दौरान हुई सारी बातें सुन ली थी और यही सुनकर इस आईजी राजन ने यह प्लान बनाया था। और इतनी बड़ी गलतफहमी, इतनी बड़ी मूर्खता। मेरा दिमाग चक्कर खा रहा था, सुन कुछ रही थी और समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी लड़खड़ाती जुबान ने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द बोले। ध्रुव, अपने डैडी की जान बचा लो। फायर पैलेस की चिमनी में डायनामाइट फिट है जो किसी भी समय फट सकता है। ध्रुव ने आगे कुछ भी सुनने का इंतजार नहीं किया। उसके दिमाग ने इतनी देर में ही सब कुछ समझ लिया था कि फायर पैलेस में आग जल चुकी होगी और चिमनी काफी गर्म हो चुकी होगी। अब उस रास्ते से अंदर नहीं जा सकता था। चंडिका का भी न जाने क्यों अपनी जान खतरे में डालकर ध्रुव के पीछे लपकी और मुझे भी भूल चुकी थी। वह ध्रुव से काफी पीछे थी और पहले फायर पैलेस का पहुंचा। उसके चिल्लाने की आवाज आई, पापा हटिए। बात समझने का समय नहीं होगा। उसने अपने पिता को एक तरफ धक्का दिया होगा, लेकिन शायद वह खुद हट नहीं पाया होगा, क्योंकि धमाके के ठीक बाद पत्थर और ईंटों के टुकड़े के साथ ध्रुव का शरीर हवा में उड़ता हुआ बाहर आ गिरा। उस बेमिसाल इंसान का सत्प्रसिद्ध शव, जिसने हमेशा दूसरों का भला किया, मरते दम तक भी उसकी आंखें सांसें खामोश थी। बहता खून भी धीरे धीरे दम जमता जा रहा था। हरकत थम चुकी थी। सुपर कमांडो ध्रुव मर चुका था। मैं पहले से घूमता दिमाग और चक्कर खाने लगा। बिना कुछ सोचे समझे मैं वहां से भाग निकली। घर जाकर 4 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन अखबार में कुछ नहीं निकला। ध्रुव की मौत की खबर सेंसर कर दी गई थी, पर ऐसी खबरें दबती नहीं। धीरे धीरे सबको पता लग गया ध्रुव मारा गया है। हर अपराधी दावा करने लगा कि ध्रुव को उसने मारा है, पर सच्चाई सिर्फ मुझे पता थी और उसी सच्चाई को आज मैं इस कोर्ट में बयान कर रही हूँ। तो कुमारी ब्लैक कैट, आपने फायर पैलेस में डायनामाइट विस्फोट की छड़ें फिट कर दी थी। ये धीरे धीरे गर्म हुई और फिर इतनी गर्म हुई कि फट गई और उस धमाके से श्रीमान ध्रुव मारे गए। हाँ ठीक है, ऐसा ही हुआ है। स्वामी कंकाल तंत्र ब्लैक कैट का बयान 100% झूठ है। इन्होंने ध्रुव को नहीं मारा है। डायनामाइट नामक विस्फोट आग में जलकर कभी नहीं फटता है। उसमें धमाका करने के लिए उसके अंदर पतीला डालकर पतीले में आग लगानी पड़ती है। दरअसल कोई भी बारूद सिर्फ आग में जलकर नहीं फट सकता है। आग में वह बाकी की चीजों की तरह ही जलकर राख हो जाता है। यह बात तो हर बच्चा जानता है कि दिवाली नामक त्योहार के दिन पटाखे नामक विस्फोट छूटते हैं और पतीले को आग लगाए तो पटाखा नहीं फटता है। ब्लैक बैट, तुम्हारा दावा खारिज किया गया है, पर तुमने झूठ क्यों बोला? ध्रुव एक अच्छा इंसान था कंकाल तंत्र, बहुत अच्छा। ऐसे अच्छे इंसान को मारने का श्रेय अपराधी ये मुझे गवारा नहीं हुआ, इसलिए मैंने झूठ बोला। डायनामाइट फिट करने तक की कहानी तो सच है, लेकिन वह डायनामाइट फटा नहीं था। ध्रुव मेरे हाथों से नहीं मारा गया था। तुम भी अग्नि द्वार के पार जाकर इंतजार करो ब्लैक बेल्ट। तुम सबके झूठ का फैसला मैं एक साथ करूंगा। रायटोन, अपने अगले गवाह को बुलाओ। डॉक्टर वायरस, पीपी पीपी गवाही देने। पीपी, स्वामी मेरी ऊर्जा पीपी खत्म हो रही है। पीपी पीपी, मुझे बायोट्रॉन की बैटरी चार्ज करने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए मध्यांतर घोषित किया जाता है। मध्यांतर के बाद में कंकाल तंत्र बाकी खलनायकों यानी ग्रैंड मास्टर रोबो, मदाम सुप्रीमा, राक्षस चंडकाल, डॉक्टर वायरस, चुंबा सम्राट की भी गवाही सुनूंगा और तब फैसला करूंगा कि सुपर कमांडो ध्रुव का हत्यारा कौन है। और यह अंक यहीं एक रहस्यमय सवाल के साथ रुकता है। धन्यवाद दोस्तों।